एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एनटीए नेट। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपका एनटीए नेट का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। नोटिफिकेशन आ गया है कि 25 सितंबर से एग्ज़ाम्स होंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये एमसीक्यू जो कि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड है और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरह की है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो पार्टिसिपेटरी रिसर्च के साथ जो है वो रिलेट नहीं करती है। ऑप्शन 1 है इट रिकॉग्नाइज नॉलेज एज अ पावर। ऑप्शन 2 है इट एम्फसिस ऑन अ पीपल एज एक्सपर्ट्स। ऑप्शन 3 है इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड ऑप्शन नंबर 4 है इट्स सोल पर्पस इज़ प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। तो जल्दी से अपना आंसर गैस कर लीजिए कि पार्टिसिपेटरी रिसर्च से इनमें से कौन सा जो है वो पार्टिसिपेटरी रिसर्च के साथ रिलेट नहीं करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इट्स सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। इसका पार्टिसिपेटरी रिसर्च का मेन पर्पस ये नहीं होता कि सिर्फ नॉलेज को ही प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। तो इसलिए पार्टिसिपेटरी रिसर्च के अंडर इस ऑप्शन नंबर 4 को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 2 है अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी इन एन अर्बन एरिया बट टूल शुड बी प्रेफर फॉर द स्टडी। ठीक है, एक रिसर्चर जो है वो स्टडी करना चाहता है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, अर्बन एरिया से रिलेटेड, ठीक है। तो वो कौन सा जो है वो टूल यूज़ करेगा? वो रेटिंग स्केल लेगा, वो इंटरव्यू करेगा, वो क्वेश्चनर करेगा, ये वो शेड्यूल करेगा, ठीक है। तो इन टर्म्स के अगर आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे पाओगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चनर। अर्बन एरिया है, ठीक है, अर्बन एरिया में क्वेश्चनर जो है वो रिसर्चर जो है वो ज़्यादा प्रेफर करेगा क्योंकि अर्बन एरिया में मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, इसीलिए क्वेश्चनर्स को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा एक रिसर्चर, ठीक है। अब क्वेश्चनर क्या होता है, आई थिंक आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइन 4। ठीक है, एथिकल नॉर्म्स की गाइडलाइन जो है वो कहाँ इन्वॉल्व नहीं होती है एक रिसर्च में? ऑप्शन है आपका थीसिस फॉर्मेट में, कॉपीराइट में, पेटेंटिंग पॉलिसी में या डाटा शेयरिंग पॉलिसी में। तो जल्दी से अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 थीसिस फॉर्मेट। थीसिस फॉर्मेट में एथिकल नॉर्म्स की गाइडलाइंस को इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि थीसिस का जो है वो एक अपना ही फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है वो थीसिस बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अ रिसर्चर इंटेंड टू एक्सप्लोर द इफेक्ट ऑफ possible factors for the organization of effective midday meal interventions which research method will be most appropriate for this study। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मिड डे मील जो योजना है उसके क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिले उसको एक्सप्लोर करना है रिसर्चर, ठीक है। तो जब इफ़ेक्ट्स की बात आती है तो जब किसी चीज़ का हम इफ़ेक्ट चेकआउट करते हैं तो वो किसके अंडर आता है? हिस्टोरिकल रिसर्च के अंडर आता है क्या वो डिस्क्रिप्टिव सर्वे के अंडर आता है, वो एक्सपेरिमेंटल के अंडर आता है, ये वो एक्स पोस्ट फैक्टो के अंडर आता है। तो जल्दी से अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्या होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च? एक ऐसी रिसर्च होती है जो आफ्टर द इंसिडेंट होती है, जब कोई इंसिडेंट अकर हो चुका हो उसके बाद अगर हमने उसका कोई उसके बारे में देखना हो कि क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या इफ़ेक्ट्स आए, पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, उसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड या एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी इफ़ेक्ट्स की बात की जाएगी तो हमेशा एक्स पोस्ट फैक्टो जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परसुइंग रिसर्च। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो मैंडेटरी है रिसर्च करने के लिए, ठीक है। क्या ऑप्शन है? डेवलपिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चंस, डिसाइडिंग अबाउट द डाटा एनालिसिस प्रोसीजर एंड ऑप्शन 4 है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस। ठीक है, कौन सा इनिशियली मैंडेटरी है, ठीक है, रिसर्च के लिए? जल्दी से अपना आंसर गेस कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आपके पास रिसर्च के क्वेश्चंस होने चाहिए सबसे पहले, ठीक है। डिज़ाइन क्या होगा, हाइपोथेसिस क्या होंगी, क्या डाटा एनालाइज किया जाएगा, वो बात की बात है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास या तो रिसर्च का टाइटल होना चाहिए कि आपको कौन सी रिसर्च करनी है, या आपके पास रिसर्च के क्वेश्चंस होने चाहिए कि आपको किस तरह का क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेट ऑफ थीसिस राइटिंग इज़ द सेम एज, ठीक है, जो थीसिस राइटिंग होती है उसका फॉर्मेट किसके जैसा होता है। ऑप्शन 1 है प्रिपरेशन ऑफ अ रिसर्च पेपर या आर्टिकल, ऑप्शन 2 है राइटिंग ऑफ सेमिनार प्रेजेंटेशन, ऑप्शन 3 है अ रिसर्च डेजर्टेशन एंड ऑप्शन 4 है प्रेजेंटिंग अ वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस पेपर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जल्दी से आंसर गैस कर लीजिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज़ अ रिसर्च डेजर्टेशन, ठीक है, डेजर्टेशन, ठीक है। जो रिसर्च डेजर्टेशन का फॉर्मेट होता है वो सेम एज द थीसिस का फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है फॉर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द सेट विच हैव अ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स की इनमें से हमने फाइंड आउट करनी है कि कौन सी नेगेटिव है, ठीक है। पहली है अ रिसर्च क्रिटिकली लुक एट द फाइंडिंग ऑफ अनदर रिसर्च, रिलेटेड स्टडी आर cities without proper inference, ऑप्शन 3 है रिसर्चर फाइंडिंग आर मेड द बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग, ऑप्शन 4 है कंडक्ट अ partitioner is screened in terms of reported research evidence, option 4 है a research study is replicated with a view to verify the evidence from other researcher and option last है both policy making and policy implementing process are regulated in terms of प्रीलिमिनरी स्टडीज़, ठीक है। इन सारी स्टेटमेंट्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए और अपना आंसर जो है वो गेस कर लीजिए कि कौन सी जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है रिसर्च एथिक्स के अंदर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है कि विदाउट रेफरेंस अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो रिसर्च एथिक्स के अंदर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि रेफरेंस देना एक रिसर्च एथिक्स तभी मानी जाएगी कि आपकी रिसर्च एथिकली तब होगी जब आप उसमें रेफरेंस दोगे कि आपने डेटा कहाँ से लिए है। ऑप्शन 4 भी जो है वो नेगेटिव है एंड ऑप्शन लास्ट वाली भी जो है वो एक नेगेटिव है जो कि रिसर्च एथिक्स के अंडर नहीं आएगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो एनटीए नेट का एक मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम्स में हर शिफ्ट में किसी न किसी एक शिफ्ट में आता है और हर साल में जब 2 बार एग्ज़ाम होता है तो दोनों ही बार ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, तो इसे तो आप रट के ही जाइए तो आपके लिए बेटर होगा। इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज़ द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स क्या हैं एक्शन रिसर्च के, जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए, आंसर गैस कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ये जो हैं वो 4 स्टेप्स हैं, किसके स्टेप्स हैं, एक्शन रिसर्च के। इसे तो आप रट के ही जाइए, आपके 2 नंबर जो हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें मैच द फॉलोइंग्स करनी है। सेट ए में कुछ मेथड्स दिए हैं, सेट 2 में कलेक्शन ऑफ टूल्स दिए हैं। क्या है, एक्सपेरिमेंटल दिया है, एक्सपोज फैक्टर दिया है, डिस्क्रिप्टिव दिया है, हिस्टोरिकल दिया है। सेट 2 में दिया है यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, क्वेश्चन दिया है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट दिया है, टिपिकली कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट दिया है, ठीक है। तो जल्दी से अपना आंसर गैस कर लीजिए। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वे होते हैं जिसमें कि कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ए का मैच होगा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन 3 जो है वो आपको कहाँ मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है यहाँ सेकंड में, ठीक है। तो बाकी तो कुछ है नहीं, अगर आपको एक्सपेरिमेंटल का भी पता होगा तब इस क्वेश्चन का आप आंसर लगा लोगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में हम कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट देखते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में हम करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ डिस्क्रिप्टिव में हम क्वेश्चन करते हैं और हिस्टोरिकल में हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इशू ऑफ रिसर्च एथिक्स मे बी कंसीडर पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च, ठीक है। जो रिसर्च एथिक्स है वो किस रिसर्च स्टेज में आती है। ऑप्शन है आपका एट द स्टेज ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड इट्स डेफिनेशन, ऑप्शन 2 है एट द स्टेज ऑफ डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च, ऑप्शन 3 है एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन एंड ऑप्शन 4 है एट द स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर गैस कर लीजिए कहाँ पे रिसर्च एथिक्स ज़्यादा यूज़ होती है। द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं और उसे इंटरप्रेट करते हैं तब रिसर्च एथिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्यों करती है, क्योंकि रिसर्च एथिक्स का मतलब ये होता है कि आपको बिल्कुल ही प्योर डेटा लेना है, किसी का डेटा चुराना नहीं है। तो जब आप डेटा कलेक्ट करोगे, चाहे आप प्राइमरी सोर्सेज ले रहे हो या सेकेंडरी से ले रहे हो, तो सेकेंडरी से ले रहे हो तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, प्राइमरी से ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए रिसर्च एथिक्स जो है वो
डेटा कलेक्शन के टाइम में और उसे इंटरप्रेट करने के टाइम में रिसर्च एथिक्स जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ रिसर्चर अटेम्प्ट टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग ऑन एंजाइटी प्रोनेक्स ऑफ चिल्ड्रन, विच मेथड ऑफ द रिसर्च वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस। ठीक है, इसमें भी हमने इफ़ेक्ट चेकआउट करना है एंजाइटी का चिल्ड्रंस का, तो कौन सा मेथड होगा, वो केस स्टडी होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा, एक्सपोस्ट फैक्ट होगा, ये सर्वे मेथड होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जब हम इफेक्ट्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पीछे भी हमने क्वेश्चन किया, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3 एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च। जब भी हम किसी चीज़ का इफेक्ट फाइंड आउट करते हैं, रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च एथिक्स इज कंसर्न विद विच आस्पेक्ट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़। ठीक है, रिसर्च एथिक्स है वो कौन सी रिसर्च एक्टिविटीज़ के साथ जो है वो कंसर्न है। ऑप्शन देख लीजिए, फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ थीसिस, डाटा एनालिसिस थ्रू क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डिफाइनिंग द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। ठीक है, तो रिसर्च एथिक्स की प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे कंसर्न करती है, कहाँ राइज होती है, जब आप ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, एविडेंस बेस्ड रिसर्च रिपोर्टिंग। जब आप एविडेंस बेस्ड रिसर्च करते हो तब आपकी रिसर्च एथिक्स इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रिसर्च एथिक्स का मतलब यही है कि आपको अपना काम बिल्कुल ही ऑनेस्टी के साथ करना है, किसी का डेटा नहीं चुराना है, खुद का डेटा यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड इन। ठीक है, जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है वो कहाँ रिक्वायर होती है, वो थीसिस में रिक्वायर होती है क्या, वो सिंपोजियम या वर्कशॉप में होती है, वो सेमिनार में होती है, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार पेपर। तो जल्दी से अपना इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लीजिए। जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मेथडोलॉजी होती है वो आपकी थीसिस या डिसर्टेशन में यूज़ होती है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, रिसर्च एथिक्स हैज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन मोर ऑफन विद विच स्टेट ऑफ रिसर्च। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि रिसर्च एथिक्स जो है उसका डायरेक्ट कनेक्शन कौन से स्टेज में है, डिफाइनिंग एंड डेलिमिटिंग द स्कोप ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, ऑप्शन 3 डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड डिसाइडिंग द सैम्पलिंग टेक्निक फॉर रिसर्च, एंड ऑप्शन 4 डिसाइडिंग अबाउट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड डेटा एनालिसिस। तो जल्दी से अपना आंसर गैस कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्रॉब्लम फॉर्मुलेटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। जब आप प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं और रिसर्च की फाइंडिंग्स करते हैं तब आपका रिसर्च एथिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग्स। एक तरफ आपको इंटरव्यूज़ दिए हैं, दूसरी तरफ उनका मीनिंग दिया है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है, स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है जो बिल्कुल स्ट्रक्चर हो, जिसमें पहले से क्वेश्चंस जो है वो पता हो, उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर इंटरव्यू। तो ए जो है वो आपका मैच होगा 4th के साथ। अगर आपको ये भी पता होगा तो आप इसका आंसर इजीली दे सकोगे। ए जो है सिर्फ 4th के साथ यहाँ मैच हो रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या देखते हैं, यस, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 16, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय। एक रिसर्च की हमें डेप्थ पता होना लगाना है कि एक रिसर्च में क्या लिखा है। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, क्या उसका टाइटल से हमें पता होगा, क्या उसके ऑब्जेक्टिव से हमें पता होगा, क्या उसके ऊपर जो हमने खर्चा किया उससे पता होगा, या उसके टाइम पीरियड से पता होगा रिसर्च के। ठीक है, तो जल्दी से आंसर गैस कर लीजिए। द राइट आंसर इज़ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि रिसर्च के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें ही फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च की जाती है। तो अगर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव हमें पता होंगे तो हम ये पता लगा सकते हैं कि रिसर्च में इन डेप्थ क्या क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्नलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ए सैम्पल इज़ टेक्निकली नोन एज। ठीक है, जो भी जर्नलाइज्ड कंक्लूजन है उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं इन्फ्रेंस, या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस बोलते हैं, या ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जर्नलाइज्ड कंक्लूजन्स जो है वो उसे का हम टेक्निकल नेम ये भी है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज़ बेस्ड ऑन। जो आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है जिसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड है, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड है, कंसेप्चुअल पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है, रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, या सर्वे ऑफ लिटरेचर के ऊपर बेस्ड है। तो जल्दी से आंसर गैस कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में वेरिएबल्स की क्या होती है, मैनिपुलेशंस होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑथेंटिसिटी ऑफ ए रिसर्च फाइंडिंग इज़ इट्स। एक रिसर्च की ऑथेंटिसिटी फाइंड आउट कैसे होती है? क्या उसकी ओरिजिनलिटी से होती है, क्या वैलिडिटी से होती है, क्या उसकी ऑब्जेक्टिविटी से होती है, या सबसे होती है? तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिविटीज़। एक रिसर्च की जो भी ऑथेंटिसिटी है वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी से फाइंड आउट होती है। 2007 में ये क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि न्यूटन गेव 3 बेसिक लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो है वो 3 लॉ दिए हैं मोशंस के, तो उसे हम रिसर्च में किस कैटेगरी में शामिल करेंगे? 2011 में पूछा गया है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में करेंगे, सैम्पल सर्वे में करेंगे, फंडामेंटल रिसर्च में करेंगे, या अप्लाइड में करेंगे? तो देखिए न्यूटन ने क्या दिया है, न्यूटन ने लॉज दिए हैं, कुछ रूल्स दिए हैं, ठीक है। तो जो भी रूल्स दिए होते हैं, जो भी सिद्धांत बनाए गए होते हैं, वो हमेशा कौन से रिसर्च में आता है? वो आता है आपका फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च का मतलब ये होता है कि कोई सिद्धांत दिए हों, कोई सिद्धांत बनाना, कोई रूल्स बनाना, वो होता है आपका फंडामेंटल रिसर्च। The next question is, in the process of conducting research, formulation of hypothesis is followed by। ठीक है, 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसर्च की प्रोसेस का है कि फॉर्मुलेटिव और हाइपोथेसिस में क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एनालिसिस ऑफ डाटा, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल, या कलेक्शन ऑफ डेटा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कलेक्शन ऑफ डेटा। जो भी हाइपोथेसिस लगाई जाती हैं उसके बाद जो है वो डेटा ही कलेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि हाइपोथेसिस का मतलब ये कुछ अजम्पशंस लगाना, फिर उन अजम्पशंस को बेस्ड मार्क कर डेटा कलेक्ट करना, वो आपका जो है वो हाइपोथेसिस के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च इज़ कंडक्टेड टू। किसके लिए रिसर्च होती है? नॉलेज को जनरेट करने के लिए, नॉट टू डेवलप ए थ्योरी। थ्योरी को बनाने के लिए नहीं होती रिसर्च। ऑप्शन 3 है ऑब्टेन रिसर्च डिग्री। रिसर्च की डिग्री के लिए रिसर्च होती है, या री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज। ये जो भी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसे री इंटरप्रेट करना, उसके लिए होती है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर गैस कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नॉलेज भी जनरेट होता है रिसर्च के द्वारा, रिसर्च डिग्री भी ली जाती है रिसर्च के द्वारा, और हम जो हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसे हम और ज़्यादा जो है वो री इंटरप्रेट करते हैं और ज़्यादा उसके बारे में फाइंडिंग्स करते हैं, तो वही होता है। लेकिन ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है, क्योंकि रिसर्च के द्वारा हम थ्योरीज भी बनाते हैं। फंडामेंटल रिसर्च तो वही तो है कि थ्योरी बनाते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत दिया है। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा फास्ट है तो पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देख के फिर नेक्स्ट जो है वो आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। ठीक है, रिसर्च का मीनिंग क्या है इसमें से, ठीक है। रिसर्च रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ undertaken to find out the solution for a problem, बिल्कुल सही। It is a systematic, logical and unbiased process wherein verify of hypothesis, data analysis, interpretation and formulation of principle can be done. Next है, it is an intellectual inquiry or quest towards truth and option 4 है, it leads to enhancement of knowledge, में knowledge को enhance किया जाता है। तो ऑप्शन चारों के चारों आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन का आंसर गैस कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सारों की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। रिसर्च जो है वो एक पहली बोलती है कि रिसर्च जो है वो सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड बोलती है कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक है, लॉजिकल है, इसमें किसी तरह का अनबायसनेस नहीं होता है और इसमें हम डेटा को एनालिसिस भी करते हैं, इंटरप्रेट भी करते हैं और फॉर्मुलेशन भी करते हैं, प्रिंसिपल्स भी बनाते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोलती है कि ये एक इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी है जिसमें हम जो है वो सही को ढूंढते हैं, जो ट्रुथ है उसके बारे में ज़्यादा फाइंडिंग्स करें, बिल्कुल सही है। और लास्ट बोलती है कि ये नॉलेज को इन्हांस करने की एक टेक्निक है, ये रिसर्च जो है वो नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। तो चारों के चारों ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ गुड थीसिस राइटिंग शुड इन्वॉल्व। एक अच्छी थीसिस राइटिंग में क्या होना चाहिए? 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिडक्शन ऑफ पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर्स, बिल्कुल सही। केयरफुल चेकिंग ऑफ रेफरेंस, बिल्कुल सही। कंसिस्टेंसी इन द वे ऑफ थीसिस इज रिटन, बिल्कुल सही। अ क्लियर एंड वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही। मुझे तो ये सारी के सारी सही लग रही हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसका राइट आंसर। यस, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सारी की सारी बिल्कुल सही हैं। पंचुएशन और ग्रामेटिकल एरर को भी कम रखना रिसर्च का एक थीसिस राइटिंग का एक इम्पॉर्टेंट होता है। रेफरेंस को भी चेकआउट करना है, ऐसा ना हो कि आपने डेटा कहीं और से लिया है, रेफरेंस किसी और का दे दिया है। कंसिस्टेंसी रखना थीसिस को लिखने में, और बिल्कुल क्लियर लिखना, उसे साफ सुथरा लिखना, ये भी गुड थीसिस राइटिंग के अंदर आता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का
कि जीन पिजन गेव अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑफ बेसिस ऑफ इस, ठीक है। 2015 में बताया है कि जीन पिजन ने जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी है, तो वो किसके अंडर आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी थ्योरी की बात है, बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि जब थ्योरी की बात आती है, कोई सिद्धांत दिए हैं किसी ने, तो वो हमेशा कौन से अंडर आता है, दैट इज़ योर फंडामेंटल रिसर्च। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो के एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, और PDF नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी MCQs जो है वो मैं डालती रहती हूँ, नोटिफिकेशन वहाँ पे आता रहता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे कीजिए। थैंक यू सो मच लर्नर्स, बाय बाय।